नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगो क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को टारगेट करते हुए हिंदी के सेट नंबर 12 में चर्चा करेंगे। और ये जो सेटों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये यूपीएसआई 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसका जो परीक्षा 29 नवंबर 2021 में हुई थी, वो सेट नंबर है। ठीक, तो चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु का नाम था नरिहर दास, अर्थात सी नंबर सही है। तुलसीदास के गुरु का नाम था नरिहर दास, सी नंबर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न, बुंदेली का क्षेत्र है, जो बुंदेली भाषा बोली जाती है, इस बुंदेली भाषा का क्षेत्र माना जाता है झांसी, जालौन, दतिया, यानी मध्य प्रदेश का दतिया वाला क्षेत्र, जालौन और झांसी क्षेत्र। ठीक, बी नंबर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चले। श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार बताना है। तो इसमें है क्रिया सकर्मक क्रिया। क्रिया कैसी है? सकर्मक क्रिया। ठीक, अकर्मक क्रिया क्या होती है कि वहां पे जहाँ पे कर्म की प्रधानता ना हो, वहां के अकर्मक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया होती है कि एक काम करके दूसरा काम किया जाए, जैसे राम नहाकर खाना खाने गया या राम नहाकर स्कूल गया, तो नहाना एक क्रिया होगी, तो एक कार्य होने के बाद दूसरे कार्य को किया जाना। अगले प्रश्न की तरफ चले। मैला आंचल किसकी रचना है? तो मैला आंचल, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है, फणेश्वर नाथ रेणु की रचना है। मैला आंचल किसकी रचना है? फणेश्वर नाथ रेणु की रचना है। अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो एक याद रखना इनकी, जल टूटता हुआ, जल टूटता हुआ। एक याद रखना है बीच का समय, बीच का समय, जल टूटता हुआ, बीच का समय। ठीक, एक इनकी रचना है जुलूस, जुलूस। और एक इतना कितने चौराहे, कितने चौराहे। इनकी ये रचनाएं याद रखनी है। टूटता, जल टूटता हुआ, बीच का समय, जुलूस, कितने चौराहे। इसकी फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं हैं। मैलाचर इन्हीं का उपन्यास है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग में नहीं बोली जाती, यानी पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं। एक आती है अवधी, एक आती है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, और एक आती है बघेली। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, ये 3 पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो देखो, बघेली आती है, अवधी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। कौन नहीं आती? तो बुंदेली नहीं आती। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन ना बोली जाएगी? बुंदेली ना बोली जाएगी। बुंदेली का विस्तार किसके अंतर्गत है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली के साथ साथ अन्य कौन सी बोलियां हैं? तो बुंदेली हो गई, एक हो गई बांगरू, या इसी को हरियाणवी कह देते हैं, एक हो गई कन्नौजी, एक हो गई खड़ी बोली, इसी को कौरवी कह देते हैं। ठीक, और एक बोली जाती है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। तो आपको ये याद रखनी है कि कौन कौन सी बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो बुंदेली एक है, बांगरू, कन्नौजी, खड़ी बोली और ब्रजभाषा। ठीक, अगर हम यहीं पे बात करें कि सौर श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली जाती हैं, तो इस सौर श्रेणी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं। एक तो आती है पश्चिमी हिंदी आती है, एक आती है राजस्थानी, राजस्थानी, और एक आती है गुजराती। ठीक, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, ये सौर श्रेणी की भेद है, सौर श्रेणी के। अगले प्रश्न पे चले। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची है? ठीक, तो देखो, कंचन का पर्यायवाची कौन माना जाता है? तो कंचन का पर्यायवाची, कंचन का मतलब सोना, कंचन का मतलब सोना। तो कनक का अर्थ कंचन होता है। कनक, कनक के साथ अगर हम बात करें तो एक तो सोना हो गया कंचन के अन्य पर्यायवाची, एक हो गया स्वर्ण, एक याद रखना हिरण भी कहा जाता है। हिरण किसका है? ये सोने का है, और एक कंचन होता ही है। ठीक,
अगर यहीं पे हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा की, तो चंद्रमा के देखो कौन कौन से चंद्रमा के बहुत होते हैं जिनमें अक्सर पूछे जाने वाले आपको याद होने चाहिए, निशाकर, राकेश, शशि, मयंक, और एक याद रखना कलाधर, कलाधर। ये किसके हैं? तो ये चंद्रमा के हैं। अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का देख तो होगा रूपा, रूपा, रूपा के बाद एक रोम्प, ये पिछले से पिछले सेशन पे चांदी का था, रोम्प, रोम्प पे, ठीक है। और एक रूपा, रूपा, रोम्प और रूपक, ये किसके हैं? चांदी के। अगर बात की जाए काया, तो काया का मतलब शरीर है यानी अंग, गात, गात भी होता है, देह, देह बोलते हो ना, देह, शरीर जैसा कि कहा शरीर भी होता है, ठीक। और एक याद रखना कलेवर, कलेवर और तनु, ठीक है। ये काया के होते हैं। कनक के सोना, स्वर्ण, हिरण, ये कंचन कनक के हो गए। चंद्रमा के लिखे हैं, चांदी के लिखे हैं, चांदी के तीनों याद रखने हैं, रूपा, रोम्प और रूपक। काया का कलेवर, तनु, देह, शरीर, अंग और गात। अगले प्रश्न में चले। कह रहा जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो उसके लिए कहा जाता है अकिंचन। जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या कहलाता है? अकिंचन कहलाता है, ठीक। ऋण क्या होता है? ऋण होता है कि जो किसी ऋण से उबर चुका हो, यानी जो किसी के पास कोई कर्ज था वो चुका चुका हो, यानी ऋण को चुका दिया हो, कहते ना हम आपसे ऋण हो गए, हम आपसे ऋण हो गए, यानी उस ऋण को उसने चुका दिया। कर्जदार जिसने कर्ज ले रखा है, जिसने कर्ज लिया है। अगर बात करें निरामिष की, तो निरामिष का मतलब होता है जो मांस का सेवन नहीं करता, मांस का सेवन नहीं करता, वो कहलाता है निरामिष, ठीक। और निरामिष का विलोम सामिष, यानी जो मांस का सेवन करता है तो सामिष, और जो मांस का सेवन नहीं करता वो निरामिष। अगले प्रश्न पे चलें। पैसेज है, पैसेज को हम लोग पहले पढ़ेंगे। अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहें तो वह बस संयम है। यहाँ संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए व्यक्त किया गया है जिनका जिक्र हिंदुओं के तथा दूसरे धर्मों के ग्रंथों में पाया जाता है। यह साधारण सदाचार के नियम सख्ती से पालन करके सीख जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर ही होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में संयम लगाया जाए, बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए तो निर्भयता इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप देखने में आते हैं अवश्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कहना कि एक मनुष्य के लिए संभव नहीं बेबुनियाद बात है कि, ठीक। और अब क्या करना है? पैसेज हो गया। इसके बाद अब आपको इनके नीचे प्रश्न करना है। उपयुक्त गद्यांश में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि, क्यों उल्लेख किया गया है? वो इसलिए किया गया है कि डी नंबर पढ़ेंगे, अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके, यानी अहिंसात्मक अभ्यास से उसकी जो पृथकता है यानी जो अलगाव है वो प्रतिपादित किया जा सके। तो इसका डी नंबर सही है। धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है, तो धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल किसमें दिया गया है? तो सदाचार के नियमों पर दिया गया है, अर्थात ए नंबर सही माना जाएगा। सदाचार के नियमों पर दिया गया है तो ए नंबर सही है, ठीक। अगले प्रश्न पे चलें। निर्भयता आदि गुणों को सिखाने के लिए आवश्यक है, निर्भयता आदि गुणों को सिखाने के लिए क्या आवश्यक है? कि बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास किया जाए, यानी बी नंबर, बी नंबर इसका सही है। नेक्स्ट है, किस शब्द का अर्थ सूर, पंडित, अंधा, सूरवीर आदि होता है? सूर भी होता है, पंडित भी होता है, अंधा भी होता है और सूरवीर भी होता है, ठीक।
तो देखो इसका अर्थ होता है सूर। अंधे का मतलब सूरदास की बात कर रहा है, कहते हैं बहुत सूर हो तो वो सूरवीर की बात कर रहा है। सूर सूर ही होता है, पंडित भी सूर का समानार्थी शब्द में माना जाता है। अगला प्रश्न है, मैथिली क्षण गुप्त को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था? यानी मंगला प्रसाद एक पुरस्कार है, ये मैथिली शरण गुप्त को किस रचना में दिया गया था? तो याद रखना ये रचना साकेत। कौन सी रचना है? साकेत। और ये कब दिया गया था? तो याद रखना है ये दिया गया था 1932 में। 1932 में दिया गया था। ठीक है, अगर मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाओं की हम लोग बात करें तो एक साकेत हो गई, एक याद रखना पंचवटी, पंचवटी, एक याद रखना यशोधरा, यशोधरा, एक याद रखना जयद्रथ, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, एक याद रखना द्वापर, एक याद रखना झंकार, एक याद रखना जय भारत, जय भारत, और एक याद रखना भारत भारती। मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत भारती और साकेत। भारत भारती और साकेत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथ वध, द्वापर, झंकार, जय भारत ये महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत भारती और साकेत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक? अगले प्रश्न पे चलें। तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो वो शब्द जो संस्कृत के थे और हिंदी में प्रयुक्त किए जा रहे हैं, लेकिन संस्कृत के ही तरीके प्रयोग किए जा रहे हैं जैसे वहां बोले जाते थे, वो तत्सम कहलाते हैं। तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या माना जाता है? तत्सम संस्कृत माना जाता है। ठीक, अगले प्रश्न चलिए हम लोग। अद्वितीय में कौन सा समास है? अद्वितीय का मतलब कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं, यानी वो क्या है? वो यूनिक होगा, यूनिवर्सल में एक होगा। और जहां यूनिवर्सल की बात आ जाती है यानी सुपरलेटिव डिग्री की बात आ जाएगी तो वहां पे हो जाता है बहुब्री समास। वहां पे क्या हो जाता है? बहुब्री समास, क्योंकि वहां तुलना की बात है ही नहीं। अगला प्रश्न, आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम किस प्रकार का? इतने मेहमान आए हैं यानी कोई काउंटिंग पे तो नहीं है, कोई कि 1 2 4 5 ऐसा तो नहीं कह रहा है, यानी निश्चित तो नहीं है। तो कितने में कैसे हैं मेहमान? अनिश्चित हैं। और वहां भेजने की जो बात कह रहा है तो वहां भी कोई गिनती के तो भेज नहीं रहा कि नहीं 5 भेजना कि 10 भेजना, तो वहां भी कह रहा कुछ मेहमान भेज दो, यानी 2 4 5 10 जितने तुम्हारी इच्छा हो उतने भेज सकते हो, यानी वहां भी अनिश्चित संख्या है। तो कौन सा सर्वनाम दोस्त है? तो सर्वनाम हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा अपना? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगले प्रश्न पे चले। कह रहा निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। ये किसकी प्रसिद्ध उक्ति मानी जाती है? ये उक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना है कि ये मानी जाती है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी मानी जाती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की मानी जाती है। अगले प्रश्न में हम लोग चले। वीर रस से युक्त काव्य में किस गुण की प्रधानता रहती है? तो जो वीर रस से युक्त काव्य होता है उसमें जो प्रधानता रहती है वो रहती है ओज की। किसकी प्रधानता रहती है? ओज की प्रधानता रहती है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। ओज का मतलब होता है उत्साह या एनर्जेटिक व्यक्ति या उत्साहितपन। ठीक, ओज का मतलब। अगले प्रश्न पे चले। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यानी वो कैसा है? तत्सम है। जैसे गेंद है तो गेंद का होता है कंदुक, गेंद का क्या होता है? कंदु होता है तत्सम, तो इसका लिख देंगे हम लोग कंदुक। गेहूं का गोधूम होता है, गोधूम लिख देंगे। ठीक, गोरा का, गोरा का गौर होता है, इसको गौर लिख देंगे। और एकादश, एकादश कैसा है? एकादश तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है? तो इसका होता है तद्भव गेरा। तो तद्भव नहीं है अर्थात वो कैसा है? तत्सम है। तो एकादश तो दोस्त कैसे है? तत्सम है। और ये क्या हो गया? ये हो गया तद्भव, तद्भव। अगले प्रश्न पे चले। आजकल भारत की जनता भी आज
अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। बताना है कि इस वाक्य में जनता शब्द का वचन कैसा है। ठीक, तो जनता शब्द का वचन कैसा है? एक वचन। जनता शिक्षित हो गई है, ना कि हैं। क्रिया जब एक वचन की है तो इसका मतलब है कि जो वाक्य प्रयोग किया गया, जो कर्ता प्रयोग किया गया, वो कैसा है? एक वचन का है। तो यहाँ जनता क्या है? जनता यहाँ पे कर्ता के रूप में है। कौन शिक्षित हो गया है? तो जनता शिक्षित हो गई है। ठीक, अगले प्रश्न पे चले। बना लो जहां ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, फलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। में कौन सा छंद है? 20 नंबर बताना है, पंक्ति पढ़ना है और इस पंक्ति में कौन सा छंद है। तो इस छंद का हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो, समानता ये नहीं मिलता है। और इस टाइप के कुछ प्रश्न आ जाते हैं जो थोड़े से यूनिक हो जाते हैं, जो टीजीटी पीजीटी लेवल के हो जाते हैं। यानी जिसने हिंदी साहित्य बड़े ऑप्शनल पे जिसने पढ़ा है, हिंदी साहित्य से जिसने बीए किया है, एमए किया है, पीएचडी किया है, उन लोगों के लिए ये प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन याद रखना है कि अगर यही पंक्तियां आ जाएं तो भुजंग प्रयात छंद होता है। ठीक, बना लो जहां ही वहीं स्वर्ग है, स्वयं वो तो थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, फलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। अगले प्रश्न पे चलें। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? उस शब्द को बताना है जो शब्द पुल्लिंग है। तो देखो, नहर बह रही है, नहर भरी है, नहर चल रही है, अर्थात ये कैसा है? ये स्त्रीलिंग है। लहर उठी है, ये भी कैसा है? ये भी स्त्रीलिंग है। आय आय अच्छी है, कहते हैं ना, उसकी आय बहुत अच्छी है, तो ये भी कैसा है? स्त्रीलिंग है। अब व्यय, वो खर्चा बहुत अच्छा करता है, वो व्यय बहुत अच्छा करता है, अर्थात ये कैसा है? पुल्लिंग है। तो व्यय शब्द अपना कैसा हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया। बाकी ये तीनों के तीनों शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द है। जब भी आपसे लिंग परिवर्तन पूछे और जब भी आपसे वचन पूछे तो आप क्रिया वाक्य प्रयोग करके क्रिया देख लोगे। आप वाक्य प्रयोग करोगे और क्रिया देख लोगे। अगले प्रश्न पे चलें। लोभ, यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो जो लोभ है, लोभ कैसा है? लोभ हो जाए, प्यार हो जाए, दुख हो जाए, मिठास हो जाए, बुढ़ापा हो जाए, ये कैसी है? ये भाववाचक संज्ञा। लोभ कहाँ? भावनाओं में तो लोभ होगा। लोभ कहाँ होगा? भावनाओं में होगा। तो लोभ कैसी हो गई? भाववाचक संज्ञा। अगले प्रश्न में, उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कहानी है? उसने कहा था ये किसकी प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है? तो याद रखना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है। किसकी है प्रसिद्ध कहानी? अगर इनकी अन्य कहानियों की बात करें तो देखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक होता है सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। एक होता है कछुआ धर्म, कछुआ धर्म। एक होता है पुरानी हिंदी, हिंदी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बनती है गुलेरी जी की, उसको याद रखना है, बुद्ध का कांटा, बुद्ध का कांटा। यानी ये नंबर एकदम सही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो रचना है वो रचना बुद्ध का कांटा भी है, सुखमय जीवन भी है, कछुआ धर्म भी है और पुरानी हिंदी भी है। उसने कहा था, ये तो उसने कई बार पूछा है, तो ये तो महत्वपूर्ण बनता ही बनता है। अगले प्रश्न पे चले। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो याद रखना है, उस पत्रिका का नाम है भाषा। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, उस पत्रिका का नाम है भाषा। ठीक, अगले प्रश्न पे चले हम लोग। निम्न में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित का मतलब कि उसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा, उसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा है। तो देखो, कह रहा है कि देखो विधान, तो विधान में भी उपसर्ग है, विधन धान कैसा उपसर्ग है? भी उपसर्ग है। ठीक है। उज्ज्वल, ठीक। अगला शब्द है न्यून, शब्द है न्यून। तो नी के साथ इन प्रत्यय लगा, अन प्रत्यय लगा, अन, नी के साथ अन लगा, तो नी क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो न्यून भी किससे बना है? नी धन अन से बना है, न्यून। उज्ज्वल, उज्ज्वल बनता है उत धन ज्वल से,
उत धन ज्वल से, तो उत भी कैसा हो गया, उपसर्ग हो गया। न्यून में न्यू उपसर्ग है, उज्जवल में उत उपसर्ग है, विधान में भी उपसर्ग है। तो त्र्यंबकम, त्र्यंबकम में किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं है, अर्थात त्र्यंबकम जो शब्द है ये उपसर्ग रहित शब्द है। अगला प्रश्न कह रहा निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, अर्थात जब तद्भव नहीं है तो वो पूछ क्या रहा है, तत्सम पूछ रहा है, पूछ रहा है तत्सम। चना, तो चना का होता है चणक, ये तो तत्सम हो गया, चना तद्भव है, ठीक है। चमार का होता है चर्म, ये भी तद्भव हो गया, तद्भव ये भी हो गया, ठीक है। चंद्र, चंद्र का होता है चांद, और चांद क्या है जिसमें अनुनासिक शब्द का प्रयोग कर दिया गया, वो हो गया तद्भव, वो क्या हो गया, तद्भव। तो चांद है तद्भव, तो चंद्र क्या है, तत्सम, चंद्र क्या है, तत्सम। तो तत्सम पूछ रहा है कि कौन तत्सम है, तो डी नंबर, डी नंबर क्या है, तत्सम। और अगर हम बात करें चकवा, तो चकवा का होता है चक्रवात, कहते हैं ना कि चक्रवात आया है, तो चक्रवात शब्द जो है ये है तत्सम शब्द है, और जो चकवा शब्द है ये तद्भव शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर। अगले प्रश्न पे चलें। रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई घर में जब दो भिन्न भिन्न शब्दों को जोड़कर एक संयुक्त शब्द बनाया जाता है तो संकर शब्द कहलाते हैं, संकर शब्द। और जब रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर यानी खाना बनाने वाला एक अलग कमरा, खाना बनाने के लिए एक अलग कमरा, जब भी किसी शब्द का सामासिक विग्रह किया जाता है, सामासिक विग्रह, और सामासिक विग्रह करने पर अगर बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है, कारक चिन्हों का, तो वो कारक चिन्हों के कारण वो जो हो जाता है वो हो जाता है तत्पुरुष समास का। तो रसोई घर कैसा हो गया, तत्पुरुष समास का। जब सामासिक विग्रह कर रहे हैं तो रसोई के लिए घर, और के लिए किस कारक चिन्ह का पहचान है, तो के लिए माना जाता है संप्रदान कारक का। कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब जब भी पुल्लिंग पूछे या आपसे एक वचन बहुवचन पूछे तो केवल आपको वाक्य प्रयोग करना है। प्लेट रखी है, प्लेट टूट गई, यानी तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। पायल अच्छी है, पायल रखी है, पायल लेनी है, यानी ये भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई, ठीक है। तलवार चलानी है, तलवार चमकीली है, तलवार कहाँ रखी है, ये भी स्त्रीलिंग हो गई। कैमरा रखा है ना कि रखी है, तो कैमरा कैसा है, कैमरा अपना पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने शुरू किया था। तो हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात शुरू करने वाले माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलें। किस कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी कठिन शब्द को, जैसे हमने कोई शब्द लिख दिया, मान लो हमने लिख दिया निरंतर, और निरंतर थोड़ा सा लग रहा है कि ये क्या हो गया, डिफिकल्ट टाइप का शब्द, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया लगातार, लगातार और आसान लगने लगा। तो निरंतर की व्याख्या करने के लिए हमने ब्रैकेट का प्रयोग किया, यानी कोष्टक का प्रयोग किया, तो कौन सा, सी नंबर। यानी किसी कठिन शब्द को जब आप स्पष्ट कर रहे होगे तो कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। निदेशक का किसी बात की व्याख्या करने के लिए, जैसे हम आपसे कह दें सर्वनाम के 6 भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं, अब हमें इनकी व्याख्या करना है तो आपको निदेशक का चिन्ह लगाना होगा, ठीक। अगले प्रश्न पे चलें हम लोग। कह रहा तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा। तीव्र का विलोम, तो तीव्र का विलोम यानी तेज चल रहा है और कहते हैं मंथर है, कहते नहीं कि बहुत मंथर है, तो वो हो जाता है तीव्र का विलोम मंथर। तेज का होता है धीमा, तेज का होता है धीमा, ठीक। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। थका ऊंट सराहा ताकता है, थका ऊंट सराहा ताकता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है, तो इसका होता है कि दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है, और ये सबके लिए होता है कि थका ऊंट सराहा ताकता है। सराहा का मतलब कि जहाँ वो उसका विश्रामालय होता है, जहाँ पे वो रहता है, वो सराहा कहलाता है। तो दिन भर की मेहनत करने के बाद व्यक्ति को घर की याद आती ही है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंध नहीं है। ये नहीं बताना है कि कौन सा शब्द अंक से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखो अंक का मतलब चिन्ह तो होता ही होता है, अंक का मतलब चिन्ह होता है, अंक का मतलब भाग्य भी होता है, और अंक का मतलब गोद भी होता है, और अंक का मतलब संख्या भी होता है, संख्या, ये अंक के मतलब होते हैं। लेकिन अंक का मतलब शब्द नहीं होता, तो अंक से भिन्न कौन है, शब्द, अर्थात डी नंबर एकदम सही है। अगला प्रश्न, के वह टूटी सी छानी हाथी कह कंचन के सब धाम सुहावत।
कि वह छोटी सी छानी, छोटी सी छानी, सा, सी, से, समान, जैसा, जैसी, इन शब्द, ये शब्द आपको वाक्य में कहीं भी दिख जाए और आपसे पूछे कि कौन सा अलंकार है, तो सा, सी, से, समान, जैसे, जैसा में आपको आंख बंद करके कर देना है उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। अगर हम बात करें यमक अलंकार की, तो यमक अलंकार में क्या होगा कि दो या दो से अधिक शब्द आएंगे और हर शब्द का अर्थ अलग होगा। जैसे कहा जाता है कि 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। पहले वाले बेर का मतलब है कि 3 बार खाती थी और दूसरे वाले बेर का मतलब है 3 बेर, यानी अब 3 बेर यानी फल खा रही है। कहा जाता है कनक कनकते 100 गुनी। पहले वाले कनक का मतलब हो जाता है सोना और दूसरे वाले कनक का हो जाता है धतूरा। कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी, यानी पहले बेनी का मतलब है बेनी कभी और दूसरे बेनी का मतलब है ब्याल, ब्याल मतलब सर्प, सर्प के सर में क्या रहती है? मणि, तो दूसरे वाले बेनी का मतलब है मणि। तो ऐसे जब शब्द आते हैं तो यमक अलंकार होता है। रूपक अलंकार क्या होता है कि जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से इस अंतर स्पष्ट किया जाए। यानी जैसे कह दिया जाए कि आपका चेहरा चांद है, आपका चेहरा चांद है, यानी चांद कहीं और नहीं, आपका चेहरा ही है। और अगर कह दिया आपका चेहरा चांद जैसा है, तो जैसा, जैसी, से, समान शब्द आ गए तो उपमा अलंकार। और जहां इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता वहां होता है रूपक अलंकार। और जैसे श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार होता है कि शब्द एक अर्थ अनेक, कहते हैं श्लेष। जैसे कहे चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुमिरन को खोजत फिरत, सुमिरन को खोजत फिरत, कवि बेविचारी चोर। सुमिरन कवि के लिए दूसरा शब्द है, व्यभिचारी के लिए दूसरा शब्द है, दूसरा अर्थ लेगा, और चोर के लिए दूसरा शब्द अर्थ लेगा। यानी श्लेष अलंकार में शब्द एक होगा लेकिन वो एक शब्द कई अर्थ स्पष्ट कर रहा होगा, वहां होता है श्लेष अलंकार। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हल्दी का तत्सम शब्द क्या है? तो हल्दी का तत्सम शब्द होता है हरिद्रा। हल्दी का तत्सम शब्द माना जाता है हरिद्रा। अगले प्रश्न में चले। राम हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम हंसता है, क्या हंसता है? हंसने में कोई मिल नहीं रहा है। जब क्या लगाने से किस अर्थ में या उत्तर में कुछ ना मिले तो वहां होती है अकर्मक क्रिया। हंसना, चलना, उड़ना, दौड़ना, सोना, इन सब ये कैसी क्रियाएं हैं? ये सारी की सारी अकर्मक क्रियाएं। अगला प्रश्न, मेवाती किस वर्ग की बोली है? तो मेवाती जो बोली आती है वो राजस्थानी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी की 4 बोलियां हैं, 4 बोलियां। एक होती है जयपुरी, एक होती है मेवाती, एक होती है मारवाड़ी और एक होती है मलावी। तो राजस्थानी की 4 बोलियां, उन 4 बोलियों में जो उत्तरी राजस्थानी है वो मेवाती के अंतर्गत आती है। कभी कभी आपसे जो हमने आप डायग्राम बनाया कि मेवाती को उत्तर की तरफ लिखा है, जयपुरी को पूरब की तरफ लिखा है, मारवाड़ी को पश्चिम की तरफ लिखा है और मलावी को दक्षिण की तरफ लिखा है, तो आपसे यह भी पूछता है कि दक्षिणी राजस्थानी बोली कौन सी है? तो मलावी कहना होगा। पश्चिमी राजस्थानी बोली कौन सी है? तो मारवाड़ी कहना होगा। उत्तरी राजस्थानी तो मेवाती या मेवाड़ी कहना होगा। पूर्वी राजस्थानी जयपुरी कहना होगा। जयपुरी का एक और नाम मिलता है डुडाई, डुडाई। तो डुडाई के नाम से कौन जाना जाता है? तो जयपुरी बोली। अगले प्रश्न में चले हम लोग। कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई या कुछ, यानी कोई स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा कि कितना या कौन। बात क्या है? अस्पष्ट है, यानी बात है अनिश्चित। और जब बात अनिश्चित है तो ये दोनों प्रयोग किए जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, अर्थात 39 नंबर का सी नंबर सही माना जाएगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, ठीक कह रहा, आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य में कर्तवाच्य में, इस वाक्य को कर्तवाच्य में बदलना है। इस वाक्य को कर्तवाच्य में बदलना है, यानी ये किसमें है? तो ये अभी कर्मवाच्य में है, कर्मवाच्य में। अब इसको बदलना है कर्तवाच्य में। तो देखो, आज प्राचार्य गीत को गाएंगे। प्राचार्य द्वारा आज गाया गीत मधुर गीत था। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे। तो जो गाएंगे ये तो हट गया, ये तो खत्म, चूंकि भविष्य की बात कर रहा है जबकि काम पूरा हो चुका है। हमें बदलना है कर्तवाच्य में, और कर्तवाच्य में वाक्य बनेगा छोटा, अर्थात क्या होगा? आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया।
तो 40 नंबर का क्या माना जाएगा, तो सी नंबर एकदम सही जवाब माना जाएगा। आज की क्लास के अपने 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्लास पे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। आपकी जो परीक्षा है कांस्टेबल परीक्षा, ये बहुत जल्द संभवतः लास्ट जुलाई या अगस्त के प्रथम सप्ताह में हो जाएगी। तो अब आपको जितनी भी आप मेहनत कर रहे थे उसमें 2-3 घंटे और जोड़ने होंगे। हिंदी और जीएस के लिए आपको किसी और चैनल के लिए, किसी और टीचर के लिए भटकना ना पड़ेगा। यूपी योगा क्लासेस की पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि जिस तरह पिछली बार पेपर में अच्छे प्रश्न टकराए थे, इस बार भी पूरी गारंटी रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी कि आपके प्रश्न आपके एग्जाम में टकराएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।